नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर उसामा बलूच। मैं आप तमाम तलबा व तालिबात को अपनी फ़र्स्ट क्लास में वेलकम करता हूं। आज की क्लास हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होता क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी क्लास की जानिब। व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन होता क्या है? अच्छा, डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, आइडिया टू विजुअलाइज। डिज़ाइन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हम अपने आइडिया को विजुअलाइज करते हैं, यानी एक इमेज के फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डिज़ाइन। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इन द फॉर्म ऑफ लाइन, शेप, टेक्स्ट एंड टेक्सचर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसे कहते हैं जिसमें आप अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपने आइडिया को लाइन, शेप, टेक्स्ट और टेक्सचर के फॉर्म में ले आते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है? ग्राफिक डिज़ाइन बन जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गुड डिज़ाइन। गुड डिज़ाइन, कोई भी जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे हमारा डिज़ाइन प्रोफेशनल लगे। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर, गुड डिज़ाइन शुड हैव अ मैसेज, कॉन्सेप्ट एंड एन आइडिया। कोई भी जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट, मैसेज और आइडिया के तौर पे हम क्या करते हैं, उसको एक विजुअलाइज कर देते हैं, उसका डिज़ाइन बना देते हैं, जैसे अभी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अवॉइड यूजिंग टू मैनी फ़ॉन्ट्स इन अ डिज़ाइन। कोई भी डिज़ाइन जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं करने। टेक्स्ट शुड बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। कोई भी टेक्स्ट जब हम यूज़ करते हैं तो वो आपका ऐसा हो, वो आपके पढ़ने के भी लायक हो और वो समझा भी इजीली जा सके। ऑलवेज यूज़ नेगेटिव स्पेस फॉर गेटिंग ऑडियंस अटेंशन। ऑडियंस अटेंशन के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी जब डिज़ाइन आप बनाते हैं तो उस डिज़ाइन को आप नेगेटिव स्पेसिंग के अंदर बनाएंगे। नेगेटिव स्पेसिंग किसे कहते हैं? ये आप देख रहे होंगे साइड्स पे मैंने क्या किया है, स्पेस खाली छोड़े हुए हैं, यानी ब्लैंक छोड़े हुए हैं, तो ये आपका कहलाता है नेगेटिव स्पेसिंग। ठीक है। अगर मैं इसको कम्प्लीटली आपके इस पेज के साथ चिपका देता तो वो क्या हो जाता, वो आपका एक जो डिज़ाइन है वो प्रोफेशनल नहीं लगता, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता और लोगों को ये अंडरस्टैंडेबल या रीडेबल भी नहीं हो पाता। कलर्स हैव अ मीनिंग, सो कलर्स, यूज़ कलर्स वाइजली एज कैन हैव अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट ऑन द व्यूअर। कलर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल, ये इंसान के साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफ़ेक्ट करता है उसके माइंड पर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विज़िटिंग कार्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, या एक विज़िटिंग कार्ड आपको शो कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो ये फ़ॉन्ट्स का जो स्टाइल है वो सबका सेम है और इनके जो टेक्स्ट साइज़ है वो भी आपको ईज़िली, आप इसे अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और देख के पढ़ने के लायक भी ये हैं, यानी ईज़िली आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस पूरे कार्ड के अंदर हमने ज़्यादा कलर भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल इस डिज़ाइन को बना के एक विजिटिंग कार्ड क्लियर करके बना दिया। इसके बाद आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। कोई भी जब डिज़ाइन बनता है तो कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर यूज़ होते हैं? डॉट्स, लाइन, शेप, साइज़, स्पेस, कलर, वैल्यू एंड टेक्सचर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपको क्लासेस के दौरान बताते जाएंगे हम, तो हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो आज की क्लास में हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम क्लास के दौरान अपने वन बाय वन ये क्लियर करते जाएंगे। अब आता है हमारा टारगेट ऑडियंस। व्हाट इज़ टारगेट ऑडियंस? टारगेट ऑडियंस
इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है एज, फाइनेंशियल क्लास, इकोनॉमिकल क्लास एंड एजुकेशन। कोई भी जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या कंपोज करते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें कौन से टारगेट ऑडियंस, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डिफेंस साइड की तरफ अगर एक बैनर लगवाना चाहता हूँ तो डिफेंस साइड की तरफ मैं क्या करूँगा, उस बैनर को इंग्लिश में डिज़ाइन करके लगाऊँगा। ठीक है। अगर मैं वहाँ पर उर्दू के अंदर उस बैनर को बनाऊँ तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी के अपोजिट अगर देखा जाए, अगर उसी इंग्लिश बैनर को मैं अगर यूज़ करूं किसी गांव देहात या कोई ऐसी जगह जहां इंग्लिश इतना आम नहीं है, तो वो बैनर लोगों को वहां पे भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कहने का मकसद ये है कि जगह को देखते हुए, एज को देखते हुए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सराउंडिंग्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं, तब जाके वो डिज़ाइन क्या होगा, कामयाब होगा। स्टेप्स टू क्रिएट डिज़ाइन। कोई भी डिज़ाइन जब हम क्रिएट करते हैं तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आता है क्लाइंट ब्रीफ। जब क्लाइंट आपको एक ऑर्डर प्लेस करता है तो उस ऑर्डर को प्लेस करने के साथ सबसे पहला आपका पॉइंट है क्लाइंट ब्रीफ। आप क्या करेंगे, क्लाइंट से अपनी ब्रीफ लेंगे कि क्लाइंट को किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। इसके बाद हम करते हैं रिसर्च। कोई भी जो आपके क्लाइंट ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि आपको किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करके अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। ब्रेनस्टॉर्म ऑफ ए कॉन्सेप्ट। रिसर्च करते हुए इन तमाम चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपने एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि आपको डिज़ाइन किस तरह बनाना है। बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड स्केच। आप क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन बनाने से पहले, कंप्यूटर में डिज़ाइन बनाने से पहले आप उसकी स्केचिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में उसको फाइनलाइज करके एक डिज़ाइन क्रिएट करके अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर इमेज और रास्टर सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और वेक्टर सॉफ्टवेयर एंड वेक्टर ग्राफिक्स अलग चीज़ है। अब हम समझते हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं और रास्टर किसे कहते हैं। वेक्टर इज़ अ ग्राफिक्स। ये बात याद रखिएगा कि जो वेक्टर है वो ग्राफिक्स है, यानी उसको हम क्रिएट करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर डिजिटल आर्ट दैट इज़ रेंडर बाय अ कंप्यूटर। हम कोई भी जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उस वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो आपका कहलाता है वेक्टर। ठीक है। इसको मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे करके भी दिखाऊंगा तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है रास्टर इमेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पिक्सल्स मेकिंग दैम रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। जो रास्टर हम कहते हैं इमेजेस को, जो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनते हैं और वो डिपेंड करते हैं आपके रेजोल्यूशन पर, आपके इमेज के रेजोल्यूशन पर। जैसे मैं आपको अभी करके बताता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, मैं इलस्ट्रेटर भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ और फोटोशॉप भी ओपन कर देता हूँ। ये दो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर आपके मार्केट में यूज़ होते हैं। एक आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर है और एक आपका रास्टर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जब हमने फाइल ओपन कर दिया, अभी हम मौजूद हैं एडोब इलस्ट्रेटर CS6 के इन्वायरमेंट में। जब इलस्ट्रेटर के इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है वो आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर है और ये जो फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप आपका रास्टर सॉफ्टवेयर है। हम फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी काम करते हैं तो वो आपका रास्टर ही बनाता है, वो आपका वेक्टर क्रिएट नहीं करता। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने मोटिव एकेडमी लिखा हुआ है, ये हमने ख़ुद क्रिएट किया है, हमने ख़ुद लिखा है।
लेकिन जब इसे हम जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं हम जितना इसे जूम करेंगे उसके पिक्सल उतने ही क्या हो रहे हैं, फटना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर रहे हैं। या हमने कितने टाइम्स इसको जूम किया हुआ है, 3200 टाइम्स इसको जूम किया हुआ है और उसकी इमेज क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। उसी के बरक्स अगर हम वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर जाके यहाँ पे मोटिव एकेडमी टाइप कर दें, मोटिव एकेडमी टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद यहाँ पे भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितने टाइम जूम किया है, 6400 टाइम्स जूम किया है, लेकिन ये आपके पिक्सल्स के अंदर नहीं जा रहा। ये आपका वेक्टर ही है, इसके पिक्सल नहीं टूटेंगे, ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, आपको रास्टर और वेक्टर या कि उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि रास्टर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। अब चलते हैं दोबारा अपने उसी लेयर पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया गया है जिसको जूम करके यहाँ पे आपको जब दिखाया जा रहा है तो वो बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस दरअसल ये नहीं होते, इनको हम कहते हैं पिक्सल्स। ये छोटे पिक्सल्स होती हैं और उसी के बरक्स वेक्टर के अंदर पिक्सल मौजूद नहीं होता। इसको हम जितना जूम करेंगे वो वेक्टर हमेशा वेक्टर ही रहेगा। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन CMYK एंड RGB। CMYK किसे कहते हैं और RGB किसे कहते हैं। ये दो कलर्स के फॉर्मेट्स हैं। कौन से कलर किस वक्त यूज़ किया जाता है इस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। CMYK किसे कहते हैं और RGB। CMYK 4 कलर्स के कॉम्बिनेशंस को कहा जाता है। सियान, C का मतलब सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो एंड K का मतलब आपका ब्लैक। और RGB को अगर देखें तो R का मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन दोनों के यूजेस डिफरेंट हैं। CMYK हम यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, क्योंकि ये इसके अंदर कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर कलर्स मौजूद होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट बेस के लिए यूज़ करते हैं। इसी के बरक्स जब हम RGB की तरफ आते हैं तो RGB के अंदर स्क्रीन, कोई भी हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, स्क्रीन के लिए डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जैसे आपका सोशल मीडिया पोस्ट हो गया या कोई और चीज़ हो गई, यानी जो आपके स्क्रीन के अंदर ही मौजूद होगा तो वो आपका RGB में डिज़ाइन होगा। अगर मुझे कोई चीज़ डिज़ाइन करना है प्रिंटिंग बेस के लिए तो मैं उस डिज़ाइन को किसके अंदर डिज़ाइन करूँगा, CMYK फॉर्मेट में डिज़ाइन करूँगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेटर के शॉर्ट कीज़ हैं, इनको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली वहाँ से इनको देख सकते हैं और इनको याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आता हूँ आपके इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट पर। अच्छा, अब मैं ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ओपन करना है एक नया आर्टबोर्ड। जब मैं आपका फ़ाइल ओपन कर देता हूँ इलस्ट्रेटर का, तो इलस्ट्रेटर का फ़ाइल ओपन करते ही आपके पास बिल्कुल ब्लैंक फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा आपको। तो वहाँ हम क्या करते हैं, Ctrl+N से हम न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर Ctrl+N शॉर्टकट आपको याद नहीं हो सकता तो आप यहाँ अपने मेन्यू बार में आके फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में जाने के बाद न्यू, जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ दिया गया है कि आप उस फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास 1। सेकंड है हमारे पास प्रोफाइल। प्रोफाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट वेब। आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, या डिवाइस के लिए बना रहे हैं, या वीडियो एंड फिल्म के अंदर कोई डिज़ाइन अगर आपको ऐड करना है उसके लिए बना रहे हैं। तो आप यहाँ से अपने डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी चीज़ चूज़ करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके बाद आते हैं हमारा नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड।
बेटा आपने देखा होगा कि आप जो काम करते हैं MS वर्ड में, MS एक्सेल में, तो वो पेजेस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर यानी वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर उसको हम पेजेस नहीं कहते, बल्कि उसे हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। इसके बाद आते हैं साइज़ पे। कुछ कस्टम साइज़ आपको यहाँ पे दे दिया गया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी साइज़ ले सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई साइज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है या कोई और चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले हम यूनिट्स पे आ जाते हैं। यूनिट्स पे आने के बाद हम इसको इंचेस पे कर देंगे। इंचेस पे करने के बाद हम कोई भी साइज़ यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 5x5 का एक आर्ट बोर्ड ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो हमारे पास क्या है, 5x5 का एक आर्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा। ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट एरिया आपका कहलाता है आर्ट बोर्ड। और इसी के साथ आपको ये जो साइड्स पे ग्रे कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये बॉक्स दरअसल आपका वर्क एरिया कहलाता है। वर्क एरिया, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आप जब डिज़ाइन करते हो तो उसको साइड पे आप महफूज करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए क्या करेंगे, उसको हम साइड पे रख सकते हैं। वो आपके आर्ट बोर्ड के अंदर यानी आपके वो उस पेज के अंदर वो डिज़ाइन शामिल नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं कि ये जो ऊपर वाला आपका पोर्शन है, ये ऊपर आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं आपको इसको जूम करके और क्लियर करके बता देता हूं ताकि आपको ये क्लियरली वाज़ेह नज़र आ जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, ये फाइल एडिट ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ आपके पास रखे जाते हैं आपके फाइल्स। जैसे मैंने एक से ज़्यादा फाइल्स यहाँ ओपन की हुई हैं, तो आपको यहाँ फाइल्स नज़र आ रही हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। जब इस पोर्शन पे आप आते हैं तो ये पोर्शन आपको क्या कहलाता है, टूल बार कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके तमाम टूल्स मौजूद हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, टूल बार कहेंगे। ये पूरा पैनल आपका कहलाता है टूल बार। इसी के साथ जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ टूल्स यहाँ रखे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं कमांड पैनल। ये हमारा कमांड पैनल कहलाता है। कमांड पैनल, यहाँ हम अपने क्लास से रिलेटेड या अपने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी टूल यहाँ रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पर कि वो कौन से टूल को अपने कमांड पैनल में रखना चाहता है। जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले टूल्स हैं, तो मैंने उनको क्या किया हुआ है, या कमांड पैनल के अंदर रख दिया है ताकि मुझे इनको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब आते हैं अपने टूल्स की तरफ। सबसे पहला जो हमारे पास टूल दिया गया है इस इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है सिलेक्शन टूल। इसी के साथ आप नीचे देख रहे होंगे कि सिलेक्शन टूल के साथ आपका क्या लिखा हुआ है, वी, ये इसका शॉर्टकट है। और इसी के साथ दूसरा आपको दिया गया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप दोनों को क्लियर देख रहे होंगे कि दोनों शेप बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनमें फ़र्क है। एक आपका सिलेक्शन टूल है, एक आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ब्लैक कलर का जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका सिलेक्शन टूल कहलाता है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो आपको ग्रे कलर के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इन दोनों को यूज़ हम कैसे करते हैं वो अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक शेप ले लेता हूँ। शेप लेने के बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसको मूव करूँ, सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको क्या करूँगा, मूव करूँगा। सिलेक्शन टूल का काम होता है इस किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। उसी के साथ जब दूसरे पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कोई भी एक पॉइंट को सिर्फ मूव करता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ आपके एक पॉइंट को मूव करेगा या उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करेगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम ज़्यादातर कोई भी शेप चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं।
सिलेक्शन टूल क्लियर हो गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लियर हो गया और इसके साथ हमारा टेक्स्ट टूल भी क्लियर हो गया। टेक्स्ट टूल अगर मुझे लेना है, कोई चीज़ अगर टाइप करनी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कि हमने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें सीखी, उनको मैं नोट डाउन करके अपने आर्ट बोर्ड में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने सिलेक्शन टूल क्लियर कर दिया। सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, इसी के साथ शेप टूल को हमने डिस्कस कर दिया और मेन्यू बार, कमांड पैनल एंड टूल बार, ये चीज़ें हमने अभी कर दी। अब हम करते हैं अपने अच्छा, ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट की जानिब। अच्छा बेटा, टेक्स्ट होता क्या है? आपने अभी MS ऑफिस की क्लास में सब चीज़ें सीख ली थी कि कोई भी जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर अगर मुझे कोई फॉर्मेट यानी फ़ॉन्ट देना है, कोई भी फ़ॉन्ट देने के लिए हम उसके कैरेक्टर्स में जाते हैं। कैरेक्टर्स में जाने के बाद हम कोई भी फ़ॉन्ट अपने शेप को, कोई भी फ़ॉन्ट अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पोर्शन हमारा आता है रेगुलर का, कि हमें वो रेगुलर पे रखना है या बोल्ड पे रखना है। अगर मैं बोल्ड पे रखना चाहता हूँ तो ये बोल्ड पे चला जाएगा और अगर मैं इसे सिंपल रखना चाहता हूँ तो ये सिंपल रेगुलर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपने साइज़ की तरफ। हम अपने जो टेक्स्ट है उसको किस साइज़ में रखना चाहते हैं, हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को साइज़ भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारा है पैराग्राफ पोर्शन यानी अलाइनमेंट। आप क्या करना चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपको, जितने भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको क्या है, सब अलाइनमेंट लेफ़्ट हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी सेंटर हो जाएं, जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब एक दूसरे के सेंटर में आ जाएं, तो हम अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ ये राइट पे चले जाएं तो ये राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कॉपी करूँ, 1 से 2 बना दूँ, तो कॉपी करने के लिए आपको पता होगा Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V से क्या होगा, पेस्ट होगा। इसके अलावा हम एडिट में भी जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एडिट में गए, कॉपी किया और एडिट में गए इसको पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट करेंगे तो क्या है, वो आपके पास डुप्लीकेट इसका बनकर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बग़ैर एडिट में जाके कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूँ शॉर्ट की के ज़रिए, तो सिलेक्शन टूल के साथ आप क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप एल्टर प्रेस करेंगे। जब एल्टर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आपके पास 2 एरोस नज़र आ रहे हैं। जब 2 एरोस नज़र आ रहे हैं तो ये क्या करता है, उस चीज़ को आपका डुप्लीकेट बना देता है। जब मैं इसे ला रहा हूँ नीचे की तरफ, जहाँ मैं इसको रखना चाहता हूँ मैं इसको वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसे यहाँ प्लेस करना है। एल्टर को प्रेस करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डुप्लीकेट आपके सामने आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने इसको कॉपी किया हुआ है अब इसके और ज़्यादा कॉपीज़ खुद ब खुद बनते जाएँ, तो Ctrl+D के शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली ये क्या करता जाएगा, पेस्ट करता जाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर के आपके मेमोरी में फीड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें दोबारा अब 1 बाय 1 पीछे जाते जाएं, तो मैं एडिट में जाके अंडो करूँगा। अंडो का काम क्या होता है कि एक एक लेयर आपका क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, और इसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Z है। ठीक है, Ctrl+Z, Ctrl+Z, Z, 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 ये ख़त्म।
अब अगर मैं चाहता हूँ कोई चीज़ अगर मुझे एक्स्ट्रा डिलीट हो गई तो उसको मैं जब दोबारा लाना चाहता हूँ तो एडिट में जाके जब आप रीडो करते हैं, रीडो करने से क्या हो जाएगा, जो आपका एक लेयर आपने डिलीट कर दिया था वो दोबारा क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन में नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम शेप टूल हमारे क्लियर हो गया, टेक्स्ट टूल भी क्लियर हो गया, टेक्स्ट टूल और शेप टूल तो वैसे ही क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ज़रा अपने जूम टूल की तरफ। आज की क्लास में हम ज़रा शॉर्ट जो टूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मोस्टली यूज़ होने वाले टूल्स, उनको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी टूल्स को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर या वक्त के साथ साथ तमाम टूल्स को सीख जाएंगे। तो जूम टूल का काम क्या होगा, जब जूम टूल को हम लेते हैं, जूम टूल को लेने के साथ जितने ही मैं क्लिक करता जाऊंगा, क्लिक प्रेस करता जाऊंगा, वो उतना ही क्या करेगा, उसको जूम करेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसको जूम आउट करना है, तो जूम आउट करने के लिए हम एल्टर जब प्रेस करते हैं तो आपको प्लस की जगह क्या नज़र आ रहा होगा, माइनस नज़र आ रहा होगा। तो एल्टर जब हम प्रेस करके क्लिक दबाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, वो आपका जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि डायरेक्टली आपके पास स्क्रीन बिल्कुल फिट आ रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर, आपका जो आर्ट बोर्ड है स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल फिट आ रहा है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो का काम ये होता है कि आपके जो आर्ट बोर्ड है वो आपके पूरे स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा, इसे फिट कर देगा। यहाँ पे मैंने आपको फिट स्क्रीन का भी शॉर्ट की बता दिया। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कलर देना चाहता हूँ या कुछ और देना चाहता हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से 4 डिज़ाइंस या 3 से 4 शेप्स आपके क्रिएट करके आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं मैं इन चारों को डिफरेंट कलर्स दे सकता हूँ। मैंने इन चारों को डिफरेंट कलर्स दे दिया। अब इन चारों को डिफरेंट कलर देने के बाद मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस जितने भी ये टेक्स्ट मैंने लिखे हैं, इन टेक्स्ट को मैं इनमें से कोई कलर देना चाहता हूँ। अब अगर दोबारा मैं कलर्स की तरफ जाऊँगा तो कलर डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट सेम कलर आपके क्या हो जाए, इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल, जिसका जो शॉर्टकट की है वो है आई ड्रॉपर टूल जब हम लेते हैं सिलेक्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस पे हमें कलर अप्लाई करना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आई ड्रॉपर टूल, जो कलर हमें चाहिए हम उस कलर पे जाके आई ड्रॉपर टूल पे क्या करेंगे, क्लिक दबाएंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो जो आपका टेक्स्ट है या कोई भी आपका एक शेप है तो वो क्या करेगा, उसी कलर में आपको उसको, तो वो क्या करेगा, उसी कलर में आपको अप्लाई करके दे देगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई ड्रॉपर टूल भी आज की क्लास में क्लियर कर दिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास की जानिब के बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ 2 चीज़ें आमने सामने रखी हैं, इनको मैं चाहता हूँ कि ये कम्प्लीटली आर्ट बोर्ड के सेंटर पॉइंट पे आ जाएं। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट में आ जाए। आप देख सकते हैं ये आर्ट बोर्ड के सेंटर पॉइंट में नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सब तमाम चीज़ें आपके सेंटर पॉइंट पे आ जाएं। मैं क्या करूँगा, इन तमाम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में जाऊँगा। ठीक है, अलाइनमेंट में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास ये है अलाइनमेंट टू सेंटर। आप हॉरिजॉन्टल सेंटर करना चाहते हैं या वर्टिकल सेंटर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाए। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक करता हूं तो आपकी जो आर्ट बोर्ड है उस आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपका क्या हो गया, वो टेक्स्ट या वो डिज़ाइन आपका प्लेस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें हमने अभी स्टडी की ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
इसके बाद आते हैं हम नीचे, यहाँ देख सकते हैं आप एक फिल कलर मौजूद है और एक स्ट्रोक कलर मौजूद है। मैं एक और शेप यहाँ बना देता हूँ। शेप बनाने के साथ जब फिल कलर, जब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शेप मैंने बनाई है वो फिल कलर जो भी आपका होगा वो आपके उस शेप पर अप्लाई हो जाएगा। मैं इस पर कोई भी कलर अप्लाई करना चाहता हूँ वो अप्लाई यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे आपको दिया गया है ये आपका कहलाता है स्ट्रोक। ऊपर वाला जो आपका कलर है वो आपका फिल कलर है और नीचे आपका स्ट्रोक कलर है। अच्छा, स्ट्रोक कलर होता क्या है? स्ट्रोक कलर के अंदर दरअसल आप जो साइड के लेयर्स हैं, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, ये जो साइड के आपके जो लाइंस हैं ये आपके कलर के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्ट्रोक दे दिया, स्ट्रोक वाइट का दिया है, तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के जो आउटसाइड बॉर्डर्स हैं वो क्या हो गए, वाइट कलर के अंदर आ गए। मैं अगर किस और कलर देना चाहता हूँ तो स्ट्रोक में आके उसको मैं कोई और कलर भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जब इसे जूम कर रहा हूँ तो आपको क्लियरली ये नज़र भी आ रहा होगा। अगर मैं इसको स्ट्रोक बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा भी सकता हूँ। जितना इसका स्ट्रोक बढ़ाऊँगा उसकी स्ट्रोक उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ कोई स्ट्रोक नहीं चाहिए, यहाँ मैं आपके पास कुछ 2 से 3 आपके पास डिज़ाइंस रखूँगा या शेप रखूँगा। कुछ चीज़ें समझानी है आपको और मैं चाहता हूँ इन चारों बॉक्सेस को एक अलग अलग डिफरेंट कलर दे दूँ। मैंने डिफरेंट कलर दे दिए, फिल के अंदर गया कलर दे दिया, यहाँ भी फिल में जाके कलर दे दिया और इसमें भी जाके फिल में कलर दे दिया। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम डिज़ाइंस को आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर पॉइंट में ले आऊँ। उसी तरह इन तमाम को मैं सिलेक्ट करूँगा अलाइनमेंट सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये तमाम के सेंटर में आ गया। अगर फॉर एग्जांपल आपके सबसे ऊपर ये आ जाए, आपको बाकी सब नज़र नहीं आ रहा है, वो सब इस लेयर से पीछे चले गए। अगर मैं इसको पीछे मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, अरेंज में जाके ब्रिंग टू बैकवर्ड, फ्रंट करूँगा तो सबसे आगे आ जाएगा, फॉरवर्ड करूँगा तो एक लेयर आगे आएगा, बैकवर्ड करूँगा तो एक लेयर पीछे जाएगा और बैक अगर करूँगा तो सबसे पीछे की तरफ चला जाएगा। अब देखें होता क्या है, जब अरेंज पे मैं गया तो जब बैक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक लेयर से क्या हो गया, वो पीछे की तरफ मूव हो गया। अब फिर से मैं इसको राइट क्लिक करके अरेंज पे जाके बैकवर्ड करता हूँ तो एक और लेयर इससे पीछे चला गया। अगेन मैं इस पर राइट क्लिक करके जब बैक पे क्लिक करता हूँ बैकवर्ड पे तो एक और लेयर वो पीछे चला जाएगा। समझ आ रही है बात? जब वर्ड का वर्ड यूज़ हो रहा है किसी भी फ्रंट के साथ या बैक के साथ तो वो क्या करता है, एक लेयर पीछे मूव कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि सबसे आगे आ जाए या सबसे पीछे की तरफ चला जाए तो आप क्या करेंगे, उस पर बैक यूज़ करेंगे या तो सबसे फ्रंट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने फ्रंट यूज़ किया तो ये क्या हो गया, सबसे आगे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसी तरह फॉरवर्ड यूज़ कर लेता तो ये क्या करता, एक लेयर उससे आगे आ जाता। अरेंज भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अरेंज का काम क्या होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आप किसी भी चीज़ को आगे और बैकवर्ड किस तरह अरेंज करके रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंट बेस के लिए फॉर एग्जांपल इस आर्ट बोर्ड को मैंने बनाया है तो ये आपके पास डिज़ाइन किसके अंदर डिज़ाइन हो रहा है, किस कलर फॉर्मेट में, वो आपका CMYK पे डिज़ाइन बन रहा है। अगर सोशल मीडिया के लिए मैं करना चाहता तो मैं उस कलर फॉर्मेट को RGB में करके डिज़ाइन करता। ठीक है, अब आते हैं हम ज़रा अपने प्रोफेशनल क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम रिट्रेस करते हैं, एक ट्रेसिंग का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ लोगोज़ यहाँ मौजूद हैं, मैं उन लोगों में से 1-2 लोगों ले लेता हूँ आपकी क्लास के लिए कि आज की क्लास में हम उनको डिस्कस कर लें।
आप देख सकते हैं मैंने दो इमेजेस लेकर आया हूं आपके इलस्ट्रेटर के एनवायरनमेंट में, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जब आप इनको देखते हैं तो आपका ये सवाल बनता है कि सर आपने अभी कहा कि रास्टर और वेक्टर इन दोनों में फ़र्क है। वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी काम होगा तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा, वो पिक्सेलेट नहीं होगा। तो आप अभी ये इमेजेस जब वेक्टर सॉफ्टवेयर में लाए हैं तो ये पिक्सेलेट क्यों हो रहे हैं? बेटा एक बात और बता दूं, जब जो वेक्टर हम खुद क्रिएट करते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर, सिर्फ जस्ट वो आपका वेक्टर ही रहता है। ये बात याद रखने की है कि आप कोई भी रास्टर इमेज ला के आप इलस्ट्रेटर के वेक्टर सॉफ्टवेयर पे रखें तो वो वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर भी वो रास्टर ही रहेगा, वो वेक्टर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये अब तक आपका क्या है, रास्टर ही है। मुझे इसको करना है डिज़ाइन, अगेन ट्रेस करना है, इसको बनाना है, क्रिएट करना है। अब क्रिएट में कैसे करूँगा? क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अच्छा रिट्रेस हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला ये भी सवाल बन सकता है कि सर आप डिज़ाइन तो पहले से तैयार है, रिट्रेस हम क्यों कर रहे हैं, उसको दोबारा रीडिज़ाइन क्यों कर रहे हैं? अक्सर हमने देखा होगा काफ़ी ऐसे कंपनीज़ मौजूद है जिनके पास डिज़ाइंस तो मौजूद है, यानी उनके लोगोस तो उनके पास मौजूद है, बट उनका ओरिजिनल फाइल मिस हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने लोगों को दोबारा रीडिज़ाइन करवाते हैं। तो उसके लिए हम ट्रेसिंग यूज़ करते हैं। सबसे पहली क्लास में हम डिस्कस करते हैं सिर्फ ट्रेसिंग को, कि ट्रेसिंग हम किस तरह करते हैं। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ कि ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर मुझे ट्रेस करना है तो उसको मैं जब सॉफ्टवेयर में लाऊंगा तो वहाँ पे लाने के बाद उसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। ओपेसिटी कम करने की वजह यह है कि वो आपका बिल्कुल लाइट नज़र आए, ताकि आप उसके ऊपर अपना काम क्लियरली कर सकें। मैं इसकी ओपेसिटी रख देता हूँ 10। 10 करने के बाद जो टूल मैंने आपको समझाया है मैं उसी टूल को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका शेप टूल मैंने यूज़ कर लिया। शेप टूल यूज़ करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसे जूम कर दूँगा। जूम करने के साथ साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेट कर देता हूँ अपने डिज़ाइन के साथ, कि डिज़ाइन जिस तरह आपका ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्ट्रोक बना के इसको स्ट्रोक बना दूँगा ताकि मुझे ये क्लियर नज़र आ जाए। सेम टू सेम मुझे क्या करना है, इसी डिज़ाइन को बिल्कुल सेम क्रिएट करना है। दोबारा क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा। अब बॉक्स बनाने के लिए अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके 4 साइड नहीं है, 4 साइड से ज़्यादा है। तो इसी शेप टूल के अंदर जाके आप पॉलीगन टूल भी ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉलीगन टूल ले लेता हूँ। मैं अपने हिसाब से इसको स्ट्रोक दे दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हुए मैं इसको क्या करूँगा, सेट करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट लेके नेक्स्ट पॉइंट पे रखा। इसके बाद पॉइंट लेके हमने इसको नेक्स्ट पॉइंट पे ले आए और यहाँ से हम इसे नेक्स्ट पॉइंट पे ले आए। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं कि हमने ये क्रिएट कर दिया। अब क्या रह गया हमारे पास, सर्कल, जो साइड्स पे आपके 2 सर्कल्स बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सर्कल बना देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसे प्लेस कर दिया अपने जगह पर। सिलेक्शन टूल लेके जब मैं इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से मूव कर रहा है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपके
ऑब्जेक्ट में जाके सबसे पहले उस जो डिज़ाइन को जो हम ट्रेस कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उस डिज़ाइन को ओपेसिटी कम करके उसको लॉक कर देना है। मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे लॉक कर दिया Ctrl+2 ताकि ये मूव ना कर सके। ये मैंने टूल ले लिया, यहाँ पे एक आपको कलर दे दिया और मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम सर्कल यहाँ पे भी आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया कि अल्टर के साथ अल्टर को प्रेस करते हुए हम क्या करेंगे, इसको जब मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो डिज़ाइन को हमने रिट्रेस किया है इसके इमेज को अलग कर दूँ। तो उसमें ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक कर सकता हूँ और इसे शॉर्टकट की से Ctrl+Alt+2 से भी अनलॉक कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा और दोबारा इसको अपने हालत में लाऊंगा। ओपेसिटी बढ़ा दी। अब क्या करना है मुझे, इन तमाम के जो कलर्स हैं वो क्या हैं, ब्लैक है। तो इन सबको सिलेक्ट करने के साथ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे ये कलर इस पे अप्लाई करना है। तमाम को सिलेक्ट करने के बाद मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर जब इस पे क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद आपका टैक्स, आपका जो कलर है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका जो डिज़ाइन है क्रिएट हो गया है। सेम डिज़ाइन आपका क्रिएट हो गया। अब इन दोनों में आप वाज़ेह फ़र्क भी देख सकते हैं कि जो वेक्टर हमने बनाया है वो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है और रास्टर जो इमेज है वो क्लियर नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक और डिज़ाइन करके बता देता हूँ ताकि आप देख सकें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकें। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम करेंगे 10। ओपेसिटी कम करने के बाद इसको लॉक करना है। ऑब्जेक्ट में जाके भी लॉक कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करके Ctrl+2 से इसको लॉक कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा लेयर है वो क्या है, एक बॉक्स है, यानी एक रेक्टेंगल टूल है। तो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और रेक्टेंगल टूल लेके मैंने इसकी स्ट्रोक पे रख दिया। रखने के बाद जो सेकंड लेयर है हमारा वो है, जो हमारा सेकंड लेयर है वो एक है सर्कल। तो शेप टूल में जाके हम क्या करेंगे, सर्कल पे जाएंगे। सर्कल पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने उस डिज़ाइन पे प्लेस कर देंगे। डिज़ाइन पे प्लेस कर दिया। अब हमारे पास क्या रहता है, अब ये टी हमें बनाना है। ठीक है, अब टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन शेप टूल में जाएंगे। 4 साइड्स हैं तो 4 साइड के लिए हम क्या करेंगे, साइड्स बना दिए मैंने। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने क्या कर दिया, इसके शेप चेंज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। टूल लेकर इसको मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक बॉक्स क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक और बॉक्स बन जाए तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसी के साथ मैं अल्टर प्रेस करते हुए इसको क्या कर सकता हूँ, मैं डुप्लीकेट ही बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसे डुप्लीकेट बना दिया और एस लेकर और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैंने क्या कर दिया, इसको प्लेस कर दिया दोबारा अपने डिज़ाइन पर। मैं चाहता हूँ ये यहाँ आ जाए और ये जो पोर्शन है ये आपका दोबारा ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक है, ये आपका हमने ट्रेस कर दिया। ट्रेस करने के बाद मैं इस पूरे डिज़ाइन को उठा के साइड पे रख देता हूँ। साइड पे रखने के बाद अब हमारा काम क्या है कि इसे अनलॉक करना है। तो ऑब्जेक्ट में जाके हम इसे अनलॉक कर सकते हैं और Ctrl+Alt+2 से भी हम इसे अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद इसे हमने अगेन 100 पे रख दिया। 100 पे रखने के बाद अब मुझे इनको कलर्स देना है। सबसे पहला जो लेयर हमारा है वो रेड कलर में आना चाहिए, इस कलर में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल लेकर
आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट, दैन सेकेंड लेयर पे क्लिक करके सेकेंड लेयर पे आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा। और उसके बाद अब ये जो आप देख सकते हैं कि जो टी हमने बनाया था वो टी क्या हो गया, गायब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लेयर्स को हटा देते हैं। जो आपका टी वाला लेयर है वो सबसे पीछे की तरफ चला गया, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद अरेंज में जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट, मुझे सबसे आगे लाना है ये, तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे आगे आ जाएगा। अब वो ब्लैक में करना है तो मैं इसको क्या कर दिया, मैंने ब्लैक के अंदर ले आया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइंस हैं दोनों डिट्रेस कर दिए। ये दोनों डिज़ाइंस आपको क्लियरली वाज़े नज़र आ रहे होंगे क्लास के अंदर। ये आपका रास्टर है, ये आपका रास्टर इमेज है, और सेकंड आपके पास जो सामने नज़र आ रहा है ये आपका वेक्टर ग्राफिक्स है। उम्मीद करता हूँ जो आज की क्लास है आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आज की क्लास में आप किस तरह, जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है तो वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें ताकि वो तमाम चीज़ें सीख सकें, क्योंकि आपको डिज़ाइन बनाने से पहले तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, इन तमाम टूल्स पे कमांड लेना होगा। जब इन टूल्स पे आपका कमांड क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली कोई भी डिज़ाइन प्रोफेशनली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने कुछ नया सीखा। और क्लास को एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट पैनल में देना होगा। सवाल ये है कि आपने पहले कितनी चीज़ें आपको पहले पता थी, यानी आपको हम में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया होगा और उसको दोबारा वो रिपीट कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से इस क्लास को ले रहे हैं। तो हमें बताएं कि हमें कमेंट में इसका रिप्लाई करें कि आज की क्लास में आपने नया क्या चीज़ सीखा। और अगर इस आज की पूरी क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास को एंड करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने आज की क्लास में कौन सी चीज़ न्यू सीखी जो आपको पहले पता नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हमारी क्लास में मौजूद हैं जो रिवीजन के लिए भी अपनी क्लासेस को कंटिन्यू किए हुए हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू बैच है, तो वो लिहाजा वो भी हमें अपने कमेंट के ज़रिए आगाह कर सकते हैं कि उन्होंने आज की क्लास को किस तरह गेट किया। इसी के साथ अपने टीचर उसामा बलोच को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।